चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। जो पिछले जो एग्जाम का क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन पे A to Z क्वेश्चन पे जितने भी क्वेश्चंस है, सारी क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्या है, CMA फाइनल SFM सॉल्यूशन ऑफ जनवरी 2023। ये जो हमारी क्लास हुई, एग्जाम हुआ था, पिछले एग्जाम हुआ था, उसका सॉल्यूशन हम बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा। चलिए लाइव क्लास है। माय नेम इज HL गुप्ता। चलिए, अगर ये जो PDF है, ये जो सॉल्यूशन चाहिए अगर आपको, तो ये नंबर सेव करेंगे HL गुप्ता के नाम से, और ये मुझे व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे। तो व्हाट्सअप करेंगे और अपना नाम और CMA फाइनल लिखकर व्हाट्सअप करेंगे, तो ये PDF मैं आपके व्हाट्सअप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है रिंटू, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में क्या है देखिएगा बेटा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल आउटले फॉर द इक्विपमेंट ऑफ दिस। आपका ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है। दिस इज द योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो रुपीज 10 लाख है। एस्टिमेटेड दैट इट इज जनरेट द कैश फ्लो, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कितनी है आपका? रुपीज 3,40,000 है पर एनम फॉर 4 ईयर्स। ये लाइफ कितनी है इसकी? 4 ईयर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5%। आपको KO डेट इज डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट आपके 5% है। बाई हाउ मच कैन द एनुअल कैश फ्लो इन चार्ज बिफोर द कंपनी बिकेम इनडिफरेंट टू द प्रोजेक्ट। मैंने आपका इनडिफरेंट कर रहा है, मैंने आपको कितना एनुअल कैश फ्लो चार्ज करेंगे ताकि ये इनडिफरेंट लेवल आएगा। तो इनडिफरेंट लेवल का मतलब होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको 0, कट ऑफ रेट दैट इक्वल टू जो कट ऑफ रेट है वही आपका रिकवर होगा। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही आपका होगा। तो अभी 3,40,000 आ रहा है, तो इस पे कैश इनफ्लो निकालिए, और कैश इनफ्लो निकालने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो इनडिफरेंट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब चलिएगा, यहाँ पे फॉर इनडिफरेंट इसकी सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। फॉर इनडिफरेंट लेवल नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड बी 0, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। X आपका 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो, तो ये आपका 4 साल तक। तो आउटफ्लो आपको 10 लाख है, तो दिस इक्वल टू 2,82,008। अगर ये वाला आपको आएगा तो इनडिफरेंट लेवल होगा। एनुअल कैश फ्लो में आपका 3,40,000 है, 3,40,000 और 2,82,000 आना चाहिए। तो कितनी कैश इनफ्लो में डिफरेंस आना चाहिए थे? इतना अगर डिडक्ट करेंगे, इतनी अगर डिडक्ट करेंगे तो हमारे लिए इनडिफरेंट पॉइंट होगा। तो इनडिफरेंट पॉइंट होगा उतना डिडक्ट करने के बाद, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 57 दिस। ठीक है। अब दूसरा आपका देखते हैं बेटा, दूसरी क्वेश्चन उन्होंने कहा MS दिस प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो मैं अपनी क्लासेस में बताया था, इसके पिछले भी क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर सपोज कीजिए, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका नेगेटिव है, परफेक्टली नेगेटिव है, तो वेट आपका A का मतलब B का मतलब एस्टिमेशन A प्लस एस्टिमेशन B हो जाता है। उसी तरह वेट A के लिए आपका ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपकी -1 होना चाहिए। वेट A इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन B, स्टैंडर्ड डेविएशन A प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन B होता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू अदर देन परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, अदर देन परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, तो वेट A का फॉर्मूला क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड डेविएशन A का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे -2 माइनस कोवेरिएंस AB होता है।
और स्टैंडर्डाइजेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्डाइजेशन बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस ए बी होता है। तो अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम मिनिमम को निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए विप्लव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, प्लीज चेक कीजिएगा। तो इन्होंने आपका दो कंपनी का, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन ए है, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन इतना है, और उन्होंने दिया हुआ है कोवेरिएंस आपका 0 हो जाएगा। तो 0 कोवेरिएंस के लिए ये वाली पॉइंट 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आपका NAB का क्या मिनिमम आपका वेट होनी चाहिए। तो मिनिमम वेट आपके लिए कितना होना चाहिए इसका, वो निकालनी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है आपका, ये स्टैंडर्ड डिवीजन ये है कोवेरिएंस आपका 0 दिया हुआ है। वेट ऑफ दिस, यहाँ पे एक्चुअली कोवेरिएंस होता है, कोवेरिएंस ए से एन NAB होता है, और यहाँ पे -2 कोवेरिएंस ए से एन NAB होता है। लेकिन कोवेरिएंस आपका 0 दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा, और इतना पॉइंट आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपका एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में भी नहीं है, और आपको थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। द क्लोजिंग प्राइसेज ऑफ स्टॉक दिस ऑन कॉन्सिक्यूटिव ट्रेडिंग डेज। यहां पे आपकी क्लोजिंग प्राइसेस 5 दिन का दिया हुआ है। आपको द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक टोरंटो लिमिटेड, रिलेटिव स्ट्रेंथ आपसे पूछा गया है। तो देखिए बेटा, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है रिलेटिव, किसी इंडेक्स के कंपेयर में आप अपनी स्ट्रेंथ को बताइए। लेकिन यहां पे कोई इंडेक्स तो दिया ही नहीं है। एक पार्टिकुलर स्टॉक का क्लोजिंग प्राइसेस दिया हुआ है, एक पार्टिकुलर स्टॉक का क्लोजिंग प्राइसेस दिया हुआ है। तो अब पर्टिकुलर स्टॉक का क्लोजिंग प्राइसेस जब दिया हुआ है, तो उसके लिए एक तरीका क्या होता है इसको निकालने का, जो मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग से अगर लग रहा है, ये क्वेश्चन ही अपने आप में ऐसा है जो कि हम थोड़ा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न देख के हम थोड़ा हड़बड़ा गए कि भाई साहब रिलेटिव आपका स्ट्रेंथ पूछा है, तो किसके रिलेटिव स्ट्रेंथ बतानी है, उसकी इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। उन्होंने सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस दिया हुआ है स्टॉक का। तो उस केस में मुझे क्या लगता है, मुझे अभी इसकी सजेस्टेड आने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली क्या इंस्टीट्यूट सोच के दिया हुआ है। मुझे क्या लगता है कि आपको यहाँ पे क्लोजिंग प्राइसेस दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ आपका कितना इंक्रीज किया प्राइस, यहाँ से यहाँ आपका क्या डिक्रीज किया। तो यहाँ पे गेन लिखेंगे, यहाँ पे लॉस लिखेंगे, फिर गेन परसेंटेज लिखेंगे, लॉस परसेंटेज लिखेंगे। और रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि एवरेज परसेंटेज ऑफ गेन डिवाइडेड एवरेज परसेंटेज ऑफ लॉस, और दोनों का जो रेशियो आएगा वो आंसर होना चाहिए। ऐसे करने से हमारा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए, नॉन ऑफ अबव होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए विप्लव, नॉन ऑफ अबव होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आपको यदि पीडीएफ चाहिए, ये जो सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ये नंबर सेव करेंगे 9312606737 और मुझे व्हाट्सअप करेंगे, HL गुप्ता के नाम से सेव करेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे। अपना नाम लिखेंगे, CMA फाइनल नाम और CMA फाइनल लिखकर भेजेंगे, तो मैं आपको ये नंबर भेज दूंगा। लेकिन ये नंबर तभी आपको मिलेगा ये नंबर सेव करने के बाद। चलिए, यह क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बेटा, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी क्वेश्चन का दिया हुआ है बताइए बेटा, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है। अब देखो बेटा, इन्होंने दिया हुआ है 1,20,000। हाउएवर प्रोजेक्ट हैज फाइनेंस साइड द एक्सपेंडिंग द बोरोइंग। नेट प्रेजेंट वैल्यू इसको जो देता है, इसको बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है, बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू।
ये आपको 1,20,000 दिया हुआ है। अब क्यों बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ, उसका रीजन क्या है? जहां पे एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि आपको जो लोन लोगे, जो डेप्ट से पैसा उठाओगे और उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करोगे और इंटरेस्ट पेमेंट पे जो टैक्स की सेविंग होगी उसको भी एडजस्ट करके रखते हो। द प्रोजेक्ट हैज इंडिफिनिट टाइम, अनलिमिटेड टाइम लिमिटेड है, ट्रीटेड एज सपोर्टिंग परपेचुअल डेप्ट इफ द बोरोइंग रेट इज 15% एंड द नेट टैक्स सील्ड, नेट टैक्स सील्ड कितनी है? 15। तो व्हाट विल बी द एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू? एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां पे बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,20,000 हो जाएगा और 4,80,000 आपका डेप्ट है। इस पे आपको इंटरेस्ट रेट कितनी है? 15% है। तो 15% आपको क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा। उस पे आपको टैक्स की सेविंग 35% है, तो 1 साल का टैक्स की सेविंग हो जाएगा। लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी आपको 15% से आप डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली ये कैंसिल हो जाता है। तो अल्टीमेट इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1,20,000, 1,20,000 4,80,000 इंटू 35%, ये जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे मैंने आपको बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आपको लिखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपकी स्टडी मटेरियल में रो गामा फैक्टर होता है, थीटा फैक्टर होता है। इसको मैंने क्लास नोट्स में मैंने आपको पढ़ाया था, लाइव क्लास जब लिया था तब आपको डिस्कस किया था, मेरी नोट्स क्लास में भी है। आपको इसमें आपके पेज नंबर, आपके स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 419 में लिखा हुआ है और सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को उठा के आपको यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया है। आपकी स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 419 में आपको दिया हुआ है। इसमें होता क्या है, ये जो आपका मैंने आपको प्रोपोर्शन कॉल के प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चलता है और पुट में क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको पुट चलता है। अगर ये पॉजिटिव है तो रो, अगर पॉजिटिव है तो अगर ये क्या कहता है कि इंटरेस्ट के बेसिस पे ये ऑप्शन की वैल्यू कैसे चेंज होता है, ऑप्शन की वैल्यू, ऑप्शन प्रीमियम कहिए, प्रीमियम कैसे चेंज होता है वो बताइए। तो आपको यहां पे दो बातें होती है, एक तो कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन अगर इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज करेगा, और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज करेगा। लेकिन पुट ऑप्शन के केस में प्रीमियम अगर इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो पुट ऑप्शन प्रीमियम डिक्रीज करेगा, और इंटरेस्ट अगर डिक्रीज करेगा तो पुट ऑप्शन प्रीमियम आपका इंक्रीज करेगा। ये रो बतलाता है। ये कौन बताता है बेटा? रो बताता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा, एन ऑप्शन थ्योरेटिकल वैल्यू इंक्रीजेज बाई 1.5, ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज किया इफ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज बाई 1%। तो आप बताइए रिवर्स रिलेशन को मेंटेन करता है कि प्रोपोर्शनेट रिलेशन को मेंटेन करता है, ये आपको बताना है बेटा। अब यहां पे तो रिवर्स है कि आपका इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज करता है, इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज करता है तो ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज करता है। तो इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज करता है तो ऑप्शन का प्रीमियम आपका इंक्रीज करेगा। ये आपका रो होगा। किसका रो होगा? पुट ऑप्शन का रो होगा। ठीक है ना? और ये आपकी पेज नंबर, आपके स्टडी मटेरियल का पेज नंबर जो 2000 आपको इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया हुआ है, वो 419 में ये एक एग्जाम्पल देकर आपको दिया हुआ है और उसी एग्जाम्पल को उठा के आपसे पूछ दिया गया है।
आपकी स्टडी मटेरियल का ईच एंड एवरी पेजेस को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अपनी आपको एक 100% स्टडी मटेरियल मैं अपनी क्लास नोट्स में आपको बच्चों को कराता हूं। वही स्टडी मटेरियल का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। यहां पे आपको बताई गई है कि आपका ये रो का मतलब बताई गई है। रो क्या होता है, यहां बताई गई है चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट इफेक्ट ऑफ ऑप्शन प्राइस इज सेट टू बी रो। रो 0.5 है, ऑप्शन प्रीमियम 10 है। तो अगर कॉल ऑप्शन में देखिएगा 7% से अगर 8% होगा तो ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज किया तो आपको 10.5 हो जाएगा। अगर 7% से 6% होगा तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम कितना हो जाएगा, ये डिक्रीज किया इंटरेस्ट तो ये 9.5 हो जाएगा। अगर पुट ऑप्शन की प्रीमियम अगर 7% इंटरेस्ट रेट है और 7 से 8% हो जाएगा तो पुट ऑप्शन प्रीमियम कितना हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और 7 से 6% हो जाएगा तो पुट ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में रिवर्स रिलेशन है जबकि पॉजिटिव रो है। ठीक है ना बेटा, तो ये चीजें तो यहाँ पे पेज 419 में आपको देखना है रूट ऑफ पुट ऑप्शन होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लोन्जा लिमिटेड एक्सपोर्ट रिलेट टू द दिस। अब देखिएगा यहां पे कह रहा है कि रोंजा लिमिटेड उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट करता है, रिक्वेस्टेड इज बैंकर टू परचेज। अब सुनिएगा यहां पे एक कंपनी है, कोई कंपनी रोंजा लिमिटेड है, इन्होंने एक्सपोर्ट किया। ये कंपनी क्या की, एक्सपोर्ट की, और एक्सपोर्ट से इनको पैसा आ गया डॉलर। कितना आया डॉलर, 1 लाख। एज पर फेमा ये डॉलर अपने पास नहीं लेंगे, ये आपको बैंक के पास जाएंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है। इनको ये डॉलर देंगे और ये इनके प्लेस पे रुपीज देगा। यहां पे जो कोटेशन है, कोटेशन एक बात आप लोग समझिएगा, जो कोटेशन हमारे पास दी हुई है वो कोटेशन आपको डॉलर रुपी पर डॉलर इज ऐसे दिया हुआ है 80.5 और यहां पे 15 दिया हुआ है। तो ये कोटेशन ऐसे दे सकता है। इस कोटेशन को देने का आपको क्यों ऐसे देता है, तो आप इस पे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऐसी कोटेशन देगा तो $1 इक्वल टू रुपीज 80.50, यहाँ पे 80.50 नहीं, यहाँ पे पॉइंट में 0.50 तो होगा ही, प्लस 0.15 भी होगा, तो 0.65 आप लोग समझेंगे। ये आपका एक फॉरेन एक्सचेंज में इसकी आपकी प्रॉब्लम कहिए या कुछ कहिए, अलग अलग कोटेशन टाइप को देता है और उसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 65 होगा, लेकिन इसका क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उससे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब सुनिएगा यहाँ पे कमोडिटी करेंसी डॉलर है, बैंक डॉलर को बेच रहा है, बैंक डॉलर को खरीद रहा है, तो बैंक के पास डॉलर आ रहा है, तो बैंक डॉलर को बाई करेगा, तो बीड रेट पे करेगा, बीड रेट पे, और ये आस्क रेट हमेशा बड़ा होता है, तो बाई करेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि इफ बैंकर वांट्स टू मार्जिन, ये इंटर बैंक रेट है। कौन सा बैंक रेट है बेटा, इंटर बैंक रेट है। अगर बैंकर आपको इंटर बैंक रेट है और मार्जिन कितना चाहता है, इतना, तो क्या रेट होगा, तो भाई ये रेट होगा, इसमें 10% ऐड कर दीजिए। तो जो 10% ऐड कर खरीदेगा तो 10% माइनस करके खरीदेगा, कम करके खरीदेगा, तो इतना हो जाएगा। तो ये 80.42 इसका आंसर हो जाएगा, जो आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना बेटा, अब चलते हैं आगे की ओर। अब सुनिएगा, देखिए मैं आपको बार बार कर रहा हूं, ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, जबकि ये नंबर आप सेव करेंगे तभी मिलेगा। अपना नाम लिखेंगे, सीएमए फाइनल लिखेंगे और ये नंबर HL गुप्ता सर के नाम से सेव कर देंगे, तो मैं आपको पीडीएफ इस सेंड कर दूंगा। ठीक है ना बेटा। अब एक क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, बुलिश स्प्रेड। सबसे पहले आपको समझिएगा बुलिश स्प्रेड ऑप्शन क्या होता है। एक होल्डर होता है,
जो हाई प्रीमियम देकर लो एक्सरसाइज प्राइस पे ऑप्शन को बाई करता है, उसी के साथ साथ लो प्रीमियम पे ऑप्शन को क्या करता है, सेल करता है सेम एक्सरसाइज प्राइस पे, तो उसको क्या कहते हैं, बुलिश स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी, बुलिश स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी। इसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स बाइंग वन कॉल ऑप्शन simultaneously selling one call option of same expiration but higher strike price, बाई करेगा लो एक्सरसाइज प्राइस पे और सेल करेगा हाई एक्सरसाइज प्राइस पे, सेम कॉल सेम एक्सपायरेशन पे। इसको क्या कहते हैं, बुलिश स्प्रेड कहा जाता है, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए आप यहां पे क्वेश्चन है कि उसने दो ऑप्शन आपके पास है, प्रीमियम आपके पास कितनी है कॉल ऑप्शन का, ₹6 है, तो इसकी एक्सरसाइज प्राइस आपका कितनी है, 60 रुपया है। अब प्रीमियम जब आपके पास ₹3.50 है तो एक्सरसाइज प्राइस ₹75 है, ठीक है। तो आपको जब एक्सरसाइज आपकी मार्केट प्राइस एट एक्सपायरेशन कितनी है, मार्केट प्राइस एट एक्सपायरेशन ₹95 है, तो जब मार्केट प्राइस 95 है तो आप देखिए 95 है ना बेटा, तो अगर यहां पे ₹95 आपकी मार्केट प्राइस है, तो जब 60 रुपया है तो कितने के ₹35 का बेनिफिट, और जब मार्केट प्राइस ₹75 है तो 60 है तो कितने का फायदा, ₹20 का। तो ये प्रीमियम गया, ये प्रीमियम आया, ये आपको फायदा हुआ, ये आपको लॉस हुआ, तो इसके जो डिफरेंसेज है वो आपको फायदा हो जाएगा। तो यहां पे गेन ड्यू टू बाइंग कॉल ऑप्शन इतना, लेस प्रीमियम पेड इतना, लॉस ड्यू टू सेलिंग कॉल ऑप्शन इतना, एड प्रीमियम रिसीव्ड, आप सेल करेंगे तो प्रीमियम रिसीव करेंगे इतना, तो नेट गेन कितना हो जाएगा, 12.50 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 12.50। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया। अब आपको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना बेटा। इसमें क्या है, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो ऑफ दिस। उन्होंने कहा कि शार्प रेशियो कितना दिया हुआ है, 0.37, और शार्प रेशियो क्या है, फंड्स का प्रीमियम प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड्स, द रिस्क फ्री फंड्स 6%, रिस्क प्रीमियम 6%। ये प्रीमियम को रिप्रेजेंट करेगा बेटा इस क्वेश्चन में, और इसको बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं किस टाइप का प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम है कि आपको रिस्क प्रीमियम है। रिस्क प्रीमियम को जनरली जब हम कहते हैं बीटा से मल्टीप्लाई करके RA-RF किया जाता है, ये इसको रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। RA-RF को रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई सिक्योरिटी का इसका रिस्क प्रीमियम, ये आपको पार्टिकुलर सिक्योरिटी का प्रीमियम हो गया, तो हम इसको मानेंगे ये प्रीमियम का है, ठीक है ना। ट्रेनर रेशियो कितना दिया हुआ है, ट्रेनर रेशियो आपको 4.16 दिया हुआ है। ट्रेनर रेशियो में क्या होता है, RF दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, बीटा होता है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो होता है। प्लीज आप लोग समझिए, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो होता है। अब इसमें ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड्स रिटर्न इज दिस, ये जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ है भाई, यहां पे ये 6 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन P दिया हुआ है, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड्स ऑलरेडी आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 0.3, तो 6 डिवाइडेड बाय 0.3, 6 डिवाइड 0.3, 6 डिवाइड 0.37
डिवाइड 0.37, तो ये 16.21 आ रहा है, जो ये है नहीं, ये अपने आप में कंट्राडिक्ट कर रहा है ये। तो इसीलिए उनको क्या निकालना है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ द फंड्स, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। और फॉर्मूला को रिलेशन दिसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट होता है। यहाँ पे फंड्स कर लीजिए। तो अगर ये वाला हम यूज करते हैं तो इसमें शार्प रेशियो का कोई यूज ही नहीं होता है। इसका मतलब ये हम इसको ये यूज करेंगे, और यहां से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी निकालेंगे या फंड निकालेंगे, वो आपको इस जगह पे पुट करेंगे, और यहाँ पे बीटा निकल जाएगा यहाँ से। अब आपको स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब आप आ जाइए यहाँ पे, शार्प रेशियो से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड्स, पोर्टफोलियो फंड्स निकाल लीजिए, या आपको सिक्योरिटी लिखी है। टेनर रेशियो पे हमने क्या निकाल लिया, बीटा निकाल लिया। बीटा का फॉर्मूला कोवेरिएंस सिक्योरिटी एंड मार्केट स्ट्रेंथ से मार्केट होता है, तो यहाँ ये फॉर्मूला हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये आप पुट करेंगे तो 0.85 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अब सुनिए, 0.85 ये आंसर हो गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑप्शन इज रिटेन फॉर द एक्सरसाइज प्राइस ₹400। एक ऑप्शन रिटेन है जिसकी एक्सरसाइज प्राइस कितनी बेटा, ₹400 है। ऑप्शन रिटेन जिसकी एक्सरसाइज प्राइस ₹400 है। तो जब एक्सरसाइज प्राइस ₹400 है विद द प्रीमियम ₹50, तो इसमें कौन सा सही है? अब देखिएगा, उन्होंने दो आंसर सही हो सकता है। द होल्डर मैक्सिमम लॉस, होल्डर का मैक्सिमम लॉस कितना होता है, 50 होता है। और एक राइटर मैक्सिमम गेन कितना होगा, राइटर का मैक्सिमम गेन क्या हो सकता है, जब ऑप्शन लेफ्ट कर जाएगा तो 50 रुपया होगा, जो प्रीमियम राइटर को मिला रहेगा। और होल्डर क्या करेगा भाई, होल्डर लेफ्ट कर देगा तो उसको 50 की लॉस हो जाएगी। तो इसमें दोनों आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर ये आता है बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये पेज नंबर मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, पेज नंबर खैर दूसरा है, यहाँ पे 34 है, आप कुछ है यहाँ पे पेज नंबर। अब सुनिएगा, ये क्वेश्चन मैं अपने आपको लाइव क्लासेस में भी कराया हुआ है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। उन्होंने कहा द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years इकोनॉमिक लाइफ, 2 साल इकोनॉमिक लाइफ है, विद नो सेल्वेज वैल्यू, कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है। ये आपका 6 लाख है। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका मैं लिंक दिया हुआ है। जब क्वेश्चन मैंने आपके स्टडी मटेरियल का बना के यूट्यूब में डाला था, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसकी सॉल्यूशन को बहुत अच्छे समझ सकते हैं। वो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपके स्टडी मटेरियल का, इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है। डिसीजन ट्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान है बेटा। अब आपको ये क्वेश्चंस मैंने इलस्ट्रेशन और आपकी बुक का दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी सॉल्यूशन मैंने समझाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से लिखा हुआ है क्वेश्चन का लिंक, और आप वहां से प्लीज क्वेश्चन को समझिएगा। चलिएगा बेटा, ये क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोजेक्ट प्लानिंग का है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है आपके स्टडी मटेरियल का, और पेज नंबर 34 में है। इसका भी लिंक मैंने जो सॉल्व करके यूट्यूब में डाला हुआ है क्वेश्चन सबका, वह क्वेश्चन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं यूट्यूब के। ठीक है ना। अब आप देखिए ये क्वेश्चन, यह क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड का। इलस्ट्रेशन नंबर 25,
पेज नंबर 176। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 25 पेज नंबर 176। यहाँ पे 3 कंपनी दिया हुआ है, तीनों कंपनी का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, कोरिलेशन दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। रिटर्न द मार्केट पोर्टफोलियो इज 16%। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो कितनी है? 16%। विथ स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी कितनी है? 4। व्हाट टोटल गेन अंडर नेट सेंसिटिविटी, यहाँ पे फेमा सेंसिटिविटीज बोला है और सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालने के लिए बोला है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, इसकी सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ से आप क्वेश्चन को देख लेना। यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये बनाई हुई है। तो मैंने ये तीनों टाइप की क्वेश्चन, यहाँ पे भी एवरेज रिटर्न दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ये मैंने तीनों क्वेश्चंस आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको समझना है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का सबसे आसान क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि किसी कंपनी का यहां पे नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है और यहां पे मार्केट प्राइस पर शेयर भी दिया हुआ है। आपको कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे 10 लाख यूनिट्स है टोटल नंबर ऑफ, तो द स्कीम हैज एक्योर्ड 2 लाख एंड द other liability 2,50,000. You are required to ascertain the net present value per unit of the scheme. This net आपको नेट एसेट्स वैल्यू आपको निकालनी है। तो नेट एसेट्स वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? नेट एसेट्स वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे टोटल मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि आपको टोटल मार्केट प्राइस से निकाल के इसकी वैल्यू निकाला और ये माइनस करके इतना इसका नेट एसेट्स वैल्यू हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन इसमें ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बिंट लिमिटेड इक्विटी शेयर्स आर प्रेजेंटली सेलिंग एज दिस। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने जब लाइव क्लास लिया था तो बाइनोमियल मॉडल का जो हेजिंग अप्रोच होता है उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हेजिंग अप्रोच बाइनोमियल मॉडल का। कौन सा क्वेश्चन है? हेजिंग अप्रोच, और इसकी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उन्होंने कहा क्या, देखिएगा, उन्होंने कहा प्रेजेंटली इसकी प्राइसेज ₹600 है ईच। एन इन्वेस्टर इज इंक्रीज द परचेजिंग द दिस, द इन्वेस्टर expect that 70% chances the price is going upwards। यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस ₹650 है और मार्केट प्राइस इसका कितनी है? ₹750 है। इसका जो चांसेज है 70% चांस है कि प्राइस उतना होगा। तो 30% चांस क्या होगा कि प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। ऑप्शन की वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा? 30% चांस इतना है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन के केस में ये 0 हो जाता है और 750 माइनस 650 यहाँ पे 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? इफ द इन्वेस्टर वांट टू परफेक्ट हेज, यहाँ पे परफेक्ट हेज, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन वैल्यू बी सिलेक्टेड। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन वैल्यू बी सिलेक्टेड ये आपको निकालनी है। तो बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको लाइव क्लासेस में बताया हुआ है और बहुत सारी क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है कि जब आपका हेजिंग अप्रोच के क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर रिक्वायर्ड टू परचेज फॉर कंप्लीट हेज। तो द डिफरेंस ऑफ ऑप्शन प्राइस डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस एट हाई एंड लो। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले का आंसर है डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू डिवाइड डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस दिस। इसका मतलब होता है कि अगर राइटर एक शेयर राइट करता है तो अपने आप को हेज करने के लिए 0.5 शेयर उसको खरीदना पड़ेगा, जो सबसे पहले का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, उसके बाद यहाँ पे एक पोजीशन होता है, एक क्वेश्चन होता है जो मैंने इसमें बाद में मैंने बनाया है कि भाई साहब अगर मान लिया जाए कि आपके पास करंट प्राइस कितनी है इसकी? ₹600 है। अब 0.5 शेयर परचेज करना पड़ेगा। तो कैश
रिक्वायर्ड टू बाई 0.5 स्टॉक, कितना चाहिए भाई साहब? ₹600 है, 0.5 स्टॉक परचेज करना पड़ेगा, इसको 300 रुपया चाहिए। तो ये 300 रुपीज कहां से आएगा? तो ये 300 रुपीज वो आपको प्रीमियम रिसीव करेगा, क्योंकि राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस बैंक से बोरो करेगा, बैंक बोरोइंग ₹300। तो प्रीमियम जब रिसीव करेगा तो कितना प्रीमियम रिसीव करेगा बैंक बोरोइंग? ₹300। अब कितना प्रीमियम रिसीव करेगा, ये वाली पॉइंट है, ये आपको निकालना है। अब बैंक से कितना बोरो करेगा? तो कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन वेदर मार्केट प्राइस इज 750 और कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन वेदर मार्केट प्राइस इज 650, वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर आपका, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, और फर्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन। केस 2 आता है, मार्केट प्राइस 750 है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज एंड राइटर विल हैव लॉस ऑफ रुपीज दिस। लेकिन 750 जो प्राइस है उसमें इतना शेयर भी बेचेगा, तो शेयर बेचने से उसको कितना पैसा मिलेगा? इतना, और इतना उसको लॉस हो गया, तो राइटर को क्या पैसा आएगा? ये। अगर मार्केट प्राइस 550 होगा तो उस केस में क्या करेगा? ऑप्शन लैप्स हो जाएगा और ये वाली पार्ट उसको सेल करेगा, ऑप्शन लैप्स होने से 0 का लॉस, तो ये इतना हो जाएगा। ये हमेशा ये हाई प्राइस के केस में लो प्राइस के केस में इक्वल होता है। अब राइटर को ये 100% पता हो गया कि चाहे मार्केट प्राइस 750 हो जाए, चाहे मार्केट प्राइस 550 क्यों नहीं हो जाए, उसको ये पैसा आएगा ही आएगा। तो बैंक से बोरो करेगा, बैंक बोरोइंग कितना होगा? यहाँ पे 275 का प्रेजेंट वैल्यू होगा, प्रेजेंट वैल्यू, और वो बैंक बोरोइंग अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो प्रीमियम रिसीव हो जाए, पता चल जाएगा। तो जो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्सप्लेन हाउ मच इन्वेस्टर विल बी रिमेन आइडेंटिकल पोजीशन, चाहे मार्केट प्राइस हाई हो चाहे मार्केट प्राइस लो हो, रिगार्डेस द शेयर प्राइसेस, माने शेयर की कुछ भी प्राइस हो उसके आइडेंटिकल पोजीशन क्या होगा, तो वो चीजें आपको निकालनी है। ठीक है ना बेटा? अब वो चीजें निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहां पे मैंने हाई और लो प्राइस पे निकाला 275। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? इफ रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 5% फॉर 3 मंथ पीरियड, टाइम कितनी है? 3 मंथ पीरियड के लिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। यहां पे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होगा? तो अब बताइए, बैंक बोरोइंग यहां से निकल जाएगा, ये आपको पता चल गया। तो ये होता है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, जो प्रीमियम वैल्यू ऑफ कॉल। तो यहां पे वैल्यू ऑफ कॉल को x मान लो, यहां पे 275 आपकी आ गया, 1 + 0.05 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, यहां पे ₹300। तो क्या वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन x जो माने हैं, प्रीमियम रिसीव्ड को वैल्यू ऑफ कॉल कहा गया, तो वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? एकदम निकल जाएगा, जो आपको मैंने यहां पे निकाला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ये हो गया, वैल्यू ऑफ कॉल एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ये बैंक बोरोइंग, ये आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ये हो गया। प्रीमियम ऑफ कॉल क्या है? कैश रिक्वायर्ड माइनस बैंक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग करके ये हो गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इतना है, एक्चुअल वैल्यू इतना है, फेयर वैल्यू इतना होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कमाया आपने, क्या कमाया? तो क्या कमाया? एक्सपेक्टेड वैल्यू ये था, फेयर वैल्यू ये था, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी कमाई हो गई। कमाई का परसेंटेज भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बेस्ट करेगा। ठीक है ना बेटा? इतना तक आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस था, आप इजीली कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चंस आपका सीए का
पहले आया हुआ क्वेश्चन है, सीए में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक आपको वेरिएंस यूजिंग शार्प मॉडल, यूजिंग मार्कविट्ज मॉडल दोनों निकालनी है। जो मैंने अपनी क्लास में, जो रिवीजन की क्लास थी, डेरिवेटिव की क्लास में क्वेश्चन मैंने कराया था, और जो बच्चे मुझसे लाइव क्लास किया था वो क्वेश्चन ये कर सकता है, क्योंकि मैं अपनी लाइव क्लासेस में सीए का सारी क्वेश्चन कराया था, एज वेल एज आपका 100% स्टडी मटेरियल कराया था सीएमए का। 100% स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको ये क्वेश्चन, आपको जो एग्जाम में आया था वो भी कराया था मैंने। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बच्चों ने किया होगा। उन्होंने पोर्टफोलियो बीटा पूछा, तो पोर्टफोलियो बीटा तो आसान है भाई, बीटा ये है, इनका वेट दिया हुआ है, तो बीटा और वेट को मल्टीप्लाई करके पोर्टफोलियो बीटा निकाला जा सकता है। एक और बात, यहाँ पे टोटल वेरिएंस, इसको आप ए बी सी मान लीजिए। आपको यहाँ पे वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ए का स्क्वायर, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन बी का स्क्वायर, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन सी का स्क्वायर। वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मार्केट पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डिवीजन मार्केट, ये आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दिया हुआ है, तो ये आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, जबकि बाकी सारे पॉइंट्स में दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट को हम क्या लिखेंगे, आपको 10% है, तो 10% का 0.10, और ये जब वेरिएंस लिखेंगे तो 0.10 का एक स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 0.10 इंटू दिस, ये आप हमेशा यूज करेंगे 0.10, क्योंकि बाकी सारे जिस तरीका से है उसी तरीका से ये भी लिखना पड़ेगा, या इसको आप परसेंटेज में लिखिए, इसको परसेंटेज बनाइए, इसको परसेंटेज बनाइए। क्लियर है बेटा, ये आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपको यहां पे पोर्टफोलियो बीटा, सीए फाइनल में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, रिजिडुअल वैल्यू। रिजिडुअल वैल्यू का मतलब अनसिस्टमेटिक रिस्क, या स्टैंडर्ड एरर भी करके क्वेश्चन पूछता है, उसको भी अनसिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क आपसे बिना पूछे, बिना निकाले ये पार्ट का क्वेश्चन दे ही नहीं सकते हैं। पोर्टफोलियो वेरिएंस, सिस्टमेटिक वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, ये नहीं बता सकते हैं। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को जैसे सीए में पूछा हुआ है उसी टाइप का इसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो बीटा निकालना एकदम आसान है, ये मैंने आपको पढ़ाया था और आपने किया था। रिजिडुअल वैल्यू, अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क का क्या फॉर्मूला होता है, टू डिटरमाइन द रिजिडुअल वैल्यू वेरिएंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कंप्यूट सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, माइनस सिस्टमेटिक रिस्क होता है। तो भाई पहले तो सिस्टमेटिक रिस्क निकालना पड़ेगा ना। आप देखो बेटा, आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गलत यूज कर दिए हो तो उसका नंबर मिलना चाहिए, मुझे ख्याल से मिलेगा नंबर। आप पहले ये देखो, पहले पर्सनल कोई क्यूरीज होगा तो भाई व्हाट्सअप करेंगे तो मैं बताऊंगा बेटा आप लोगों को। पहले ये देखिए, पहले मैं क्वेश्चन को चेंज मत कीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करना है, सब पे डिस्कस करना है। तो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्क बीटा ऑफ सिक्योरिटी का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक्स स्क्वायर। क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब मार्केट के कारण आपके पास रिस्क आया। अनसिस्टमेटिक रिस्क का मतलब आप अपने से अपने रिस्क को डाइवर्सिटी बना लिया है। ठीक है, अब सुनिएगा, जो रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है।
तो मैंने सिस्टमेटिक रिस्क ए का निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला, और क्योंकि ये वाला जो मार्केट का वेरिएंस था यहां पे निकाला है, तो ये आपका सिस्टमेटिक रिस्क आ गया। रिजिडुअल वैल्यू का मतलब है स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स स्क्वायर माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। तो यहां पे मैंने ए का, बी का, सी का निकाला। पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग शार्प इंडेक्स मॉडल्स, देखिएगा पोर्टफोलियो वेरिएंस दो तरीके से निकाला जा सकता है, मार्कविट्ज मॉडल और शार्प इंडेक्स मॉडल से निकाला जा सकता है। मार्कविट्ज मॉडल और शार्प इंडेक्स मॉडल दोनों मैं बना के इसमें दिखा रहा हूं, और दोनों से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क। पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का एक्स स्क्वायर मार्केट का एक्स स्क्वायर। बीटा आपकी इतनी आई है पोर्टफोलियो बीटा, और मार्केट का ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, वेटेड एवरेज अनसिस्टमेटिक रिस्क। वेटेड एवरेज अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो आपको अनसिस्टमेटिक रिस्क ये तो ऑलरेडी क्या था आपकी, ये एक्स स्क्वायर में था, ये ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड एरर ए का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर बी का एक्स स्क्वायर, अनसिस्टमेटिक स्टैंडर्ड एरर सी का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये इतना आ गया। ये दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग शार्प इंडेक्स मॉडल हो जाता है। ये मैंने अपनी रिवीजन में बताया था। फिर आपको पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ मार्कविट्ज मॉडल, मार्कविट्ज मॉडल याद कीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का अगर क्यूब हो तो हम क्या करते हैं, ए का एक्स स्क्वायर प्लस बी का एक्स स्क्वायर प्लस सी का एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc करके हम आपको बनाते हैं। ठीक है ना बेटा, ab ac दीज। अब आपको यहां पे ये वाला फॉर्मूला लिखा मैंने, उसके बेसिस पे बना दिया गया। तो पोर्टफोलियो वेरिएंस मैंने दो तरीका से निकाला, एक शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे शार्प मॉडल, और एक आपको मार्कविट्ज मॉडल। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वाली क्वेश्चन सीए में ऑलरेडी, ये भी क्वेश्चन सीए का है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछी हुई है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से, मेरी जो बच्चा क्लास अटेंड किया होगा डेरिवेटिव का, जो लाइव क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ाया था यूट्यूब पे, उसमें एक क्वेश्चन कराया था मैं, अपनी मेरी स्टडी मटेरियल में है ये क्वेश्चन। इसमें आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, बीटा वैल्यू दिया हुआ है। ये सीए में पूछा हुआ है। बच्चों का यही मिस्टेक होता है। सीएमए का बच्चा क्या करता है कि मुझे सर सीए के साथ नहीं पढ़ना, मुझे सीएमए का अलग पढ़ना है, और सीएमए के स्टडी मटेरियल और सीएमए का प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करा दीजिए आप। भाई साहब वो तो करा दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो सीए का पूछा गया, सीए की आरटीपी एमटीपी से क्वेश्चन पूछा गया जो आपको अप्रोक्स 40 मार्क्स का है, वो आप तो नहीं कर पाते। इसीलिए सीए का करना जरूरी है। ठीक है, ये पीडीएफ जिस बच्चों को चाहिए वो अपना नाम और वो लिखकर भेजेगा, मैं उनको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है ना बेटा। अब चलो, इस क्वेश्चन में आपको ये आपकी प्राइसेस, निफ्टी का करंट प्राइस है, निफ्टी फ्यूचर कैन बी ट्रेडेड इन 25 ओनली, 20 द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इन्वेस्टर 20% है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग दिस। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इस टाइप की क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की मैंने जो आपको सीए में पूछी गई है एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख दिया है। मैं प्रैक्टिस मैनुअल से लिया हुआ है सीए का। यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी ये क्वेश्चन मेरी बुक में भी है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। आपके जो एग्जाम में पूछी गई है वो कहाँ तक है, ई तक है, लेकिन जो सीए में पूछी गई है बहुत लंबा करके पूछ दिया गया है, वो ई तक नहीं, ये तीनों नहीं, सिक्योरिटी का शेयर नहीं दिया। शेयर प्राइसेस भी सेम है, नंबर ऑफ शेयर भी सेम है, बीटा वैल्यू भी सेम है, 20% कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग भी है,
वहां पे द करंट निफ्टी 8500 है, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, निफ्टी 10,200 दिया हुआ है। यहाँ पे 25 एक में है, यहाँ पे कितनी है, 25 एक में है, और ये वैल्यूज दी हुई है आपको यहाँ पे। और आपको अलग अलग तरीके से आपको हेज करनी है, इसकी क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आप थ्योरेटिक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं करना है क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ था, ठीक है। अब उस केस में ये आपको इंटरपोलेशन करने के लिए मैंने सिखाया था क्लास में, अगर इंटरपोलेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन यहां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके एग्जाम में। अगर आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया है बहुत अच्छे से, प्लीज इसको समझिएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये वाली क्वेश्चन मैं अपनी लाइव क्लास में कराया था। मेरा जो स्टूडेंट होगा 100% क्वेश्चन किया होगा। मेरा जो स्टूडेंट होगा वो कोई स्टूडेंट को इस एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हर एक टाइप की कंसेप्ट को मैंने समझाया है और हर एक टाइप की कंसेप्ट के साथ साथ हर एक क्वेश्चन मैंने कराया है। ये फॉरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इंडियन कंपनी है, देखिएगा, एक इंडियन कंपनी है, एक जापान की कंपनी है, ये एक्सपोर्ट करता है इनको मल्टीपर्पस मशीन। उसके लिए इनको पेमेंट करना होता है N2460 लाख। इनके लिए इनके पास दो ऑप्शन हैं, बैंक लोन ऑप्शन, जो तुरंत पेमेंट करेगा, उसका इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, क्वार्टरली रेस्ट है। एक दूसरा ऑप्शन है, एक बैंक में क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलेगा, उसके बाद एक जापानीज बैंक है जो इनको लोन दे देगा और उसके बेस पे एक्सपोर्ट कर देगा। तो आपको बताना है कि ये वाला ऑप्शन बेस्ट है या ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। इसमें आपकी दो टाइप का खर्च लगेगा। ये 2% पर एनम अपना लोन चार्ज करता है, ये कमीशन चार्ज करता है। कमीशन कितना लेता है, 4% लेता है। यहाँ पे 4% कमीशन है। ये एजूम 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा। इसके बेसिस पे आपको कमीशन स्टार्ट हो रहा है। मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग प्लीज लाइव क्लास अटेंड कीजिएगा। 100% आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका, 100%, ठीक है। देखिएगा, बैंक लोन ऑप्शन में आपको रुपीज में लोन लेना पड़ेगा इतना। आप अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 90 डेज, 90 डेज की बात है तो 90 दिन के बाद कितना है, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। क्वार्टरली कंपाउंडेड है, क्वार्टरली कंपाउंडेड आपको कितना होगा, 1 साल माना जाएगा एक क्वार्टर में। एलसी ऑप्शन के केस में कमीशन इतना देना पड़ेगा, ये भी इंटरेस्ट के साथ आपको लगेगा तो इतना हो जाएगा। अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे टू जापानीज कंपनी, इतना जापानीज कंपनी को देना है जो 2% का चार्ज करता है, तो इतना हो जाएगा। इक्विवेलेंट रुपी फॉर येन डेज 90 डेज, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको दोनों ऑप्शन में जो लोअर होगा वो आपको बेस्ट होगा। हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन में दोनों लगभग बराबर आ रहा है, लेकिन एलसी ऑप्शन बेस्ट होता है। एलसी ऑप्शन आपको बेस्ट माना जाता है। उसमें एलसी ऑप्शन में बेस्ट कैसे हो जाता था, ये आपको 4% दिया हुआ है ना, तो हम हर एक क्वेश्चन में 2% ही रहता था। अब इसको कैलकुलेशन करके आप चेक कीजिएगा, मेरे में तो लगभग बराबर आ रहा है, ठीक है ना बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये वाली क्वेश्चन है भाई, ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परचेज सेल एंड लीज का क्वेश्चन है। ये बहुत पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था सीएमए में। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं, अब बहुत अच्छे से समझाता हूं। इस क्वेश्चन को आपको समझने के बाद बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहां पे एक कंपनी है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं। एक कंपनी है, वो कंपनी के पास फाइनेंशियल क्रंच है,
तो फाइनेंस कंपनी क्या करता है, उसके पास जो मशीन रहता है, इस मशीन को क्या करता है, वो सेल कर देता है। सेल प्रोसीड करके आपको जिससे सेल करता है उसी से वो क्या करता है, लीज पे ले लेता है। तो सेल करता है कितना में, 5 लाख रुपए में। इसी कंपनी से लीज पे लेता है, तो सेल तो कर देता है लेकिन वो लीज पे लेता है। और लीज का जो रेट है वो रुपीज कितनी है, 90,000 है, 90,000। और ये सेल प्रोसीड को ये क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट कर देता है। बैंक में क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है। उससे वो इंटरेस्ट कमाता है। कितना इंटरेस्ट कमाता है, 8.75% पे इंटरेस्ट कमाता है, 8.75% पे इंटरेस्ट कमाता है, ठीक है। और 5 ईयर्स तक वो लीज लेता है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि जिससे बेच मशीन को उसी से बेच दिया 5 लाख में, उसकी पैसे को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, 8.75% इंटरेस्ट आया, और उसे लीज पे मशीन ले लिया। उससे क्या ले लिया बेटा, लीज पे मशीन ले लिया। अनदर कंपनी डेल्टा लिमिटेड ऑल्सो अप्रोच टू द ब्रिटिश, उन्होंने दूसरी क्या किया, ये सेल प्रोसीड तो यहां पे चला गया, उन्होंने मशीन बाई कर लिया, similar machine for which 4 lakh to later and undertake the buy back at the 5 years and 1 lakh। ये मशीन 4 लाख में खरीद लेता है इनसे सिमिलर मशीन, अब 5 ईयर के बाद 1 लाख में सेल कर देता है और ये बेच के बैंक में जमा कर देता है। तो आपसे क्या क्या है, सेल एंड लीज का क्वेश्चन है। 12% इंटरेस्ट रेट है, टैक्स रेट आपका 34% है। तो आप बताइए कि कौन सा बेटर प्लान है आपके लिए, कौन सा प्लान आपके लिए बेटर है, वो आपको बताना है। कौन सा प्लान बेटर है वो आपको बताना है। हाँ जी रिंटू, अरुण, युक्ता, आप लोग क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? हाँ जी, क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ये कंपनी है, पहला ऑप्शन ये है, इनको सेल किया, फिर आपको बैंक ये पैसा आया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये इनको लीज पे दे दिया, 90,000 पेमेंट किया। यहाँ पे क्या, सेल ओल्ड मशीन इन मार्केट 5 लाख, इन्होंने बाई किया, ये सेल किया फिर 4 लाख में इनको, और फिर 5 साल के बाद वो खरीद लिया इतना में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितना लग रहा है इनको, 15,000 रुपये लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? अब देखिए आपको, सबसे पहले सेल प्रोसीड उन्होंने 5 लाख किया, उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू 0 था, और रिटर्न ऑन वैल्यू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख है, तो इसमें टैक्स पेड 34%। तो नेट इनफ्लो आपका कितना जाएगा, 5 लाख माइनस 10 इतना, नेट उनके पास ये पैसा आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, इतना पैसा इंटरेस्ट मिलेगा उनको, ये उनको लीज रेंट दिया, इतना इंटरेस्ट आया, जो पैसा सरप्लस लीज रेंट दिया उस पे वो टैक्स की सेविंग हुई, नेट उन्होंने इतना पैसा दिया, नेट उन्होंने इतना पैसा दिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आपका कितना हो जाएगा बेटा, इतना, और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑन डिपॉजिट विथड्रॉल, जो ये पैसा 5 साल के बाद विथड्रॉ करेगा तो इतना पैसा उनके पास मिलेगा। अब आप देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये पैसा आया, ये पैसा गया, तो नेट आपको इतना पैसा उनके पास अभी प्रेजेंट में आ जाएगा। इवेल्युएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो नेट सेविंग इन द प्रेजेंट ड्यू टू ऑप्शन सेकंड। सेल ऑफ मशीन 5 लाख, दिस आपको रिटर्नेबल 0 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, टैक्स पेड करेंगे इतना पैसा। लेकिन आपने खरीदा है 4 लाख में,
और आपने जो खरीदा है उस पर टैक्स की बेनिफिट मिली है, क्योंकि 100% टैक्स की बेनिफिट मिल जाएगा। तो टैक्स की बेनिफिट क्योंकि 1 साल के बाद है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, अभी आपके पास इतना पैसा आया, अभी आपके पास इतना पैसा आया। अब उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस नेट ऑफ टैक्स। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये है, इस पे टैक्स की सेविंग इतना इतना 5 साल तक कंटिन्यूअसली करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल प्रोसीड नेट ऑफ टैक्स, सेल आपने इतना किया, टैक्स देना पड़ा इतना, और ये 5वें साल है तो इतना वैल्यू हो गया। तो ये आपका प्रेजेंट में था, ये आपका टर्मिनल ईयर से जो सेल करेंगे उससे आ जाएगा, ये आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस जाएगा, तो ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो दोनों में कौन सा है, इसमें 53,180 है, उसमें कितना था 40,000, उसमें कितना था फर्स्ट वर्किंग नोट में 40,000 नेट कैश, यहाँ पे 41,660। तो आपके लिए सेकेंड ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, सेकेंड ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम बेटा ये क्वेश्चन में, आप बताइए, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बेटा? मैंने कुछ फास्ट पढ़ाया बेटा, हो सकता है कि आपको जस्ट मैंने रिंटू, साई कृष्णा, देखिए ये वाला क्वेश्चन है बेटा, देखिए 6 का बी, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, मार्केट दिया है। इस टाइप की क्वेश्चन आपके बुक में बहुत है। आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक, एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन। भाई इस टाइप के लिए आपको 9 कॉलम बनाना पड़ता है टेबल में। 9 कॉलम कैसे बनाना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, जो कि इस दोनों को आपको छोड़ दिया गया। तो दिया ही रहता है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी तक दिया रहता है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ये हो जाएगा, ये आपका मार्केट का हो जाएगा, ये डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का हो जाएगा, डेविएशन ऑफ मार्केट हो जाएगा, डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का x स्क्वायर, डेविएशन ऑफ मार्केट का x स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए x स्क्वायर चाहिए। ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट यहाँ से, सिक्योरिटी यहाँ से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी यहाँ से जाएगा, और कोवेरिएंस यहाँ से आ जाएगा, कोवेरिएंस यहाँ से आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको निकालना है सिक्योरिटी का, तो ये वाला हो जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट का ये हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी आपका इतना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आपका इतना हो जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट आपकी ये हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिक्योरिटी एंड मार्केट इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भाई मैं आपको कहता हूं कि किसको पीडीएफ चाहिए, आप प्लीज ये नंबर सेव करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, अपना नाम और सीएमए फाइनल लिखकर HL गुप्ता के नाम से सेव करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन फॉरेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें 2 टाइप की क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है और फिर कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। एक्सटेंशन के केस में मैंने आपको बतलाया था लाइव क्लासेस में कि भाई एक्सटेंशन के केस में एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है, फिर आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है ना? एक्सटेंडेड पीरियड में। और कैंसिलेशन जो भी होता है ड्यू डेट पे होता है, तो सेम अपोजिट ट्रांजैक्शन से क्या होता है, कैंसिलेशन हो जाता है।
तो इसके लिए आपका स्पॉट रेट तो दिया हुआ है, लेकिन स्पॉट रेट कौन से, जून का दिया हुआ है, जून 30। आपको दूसरा जो क्वेश्चन बोली गई है, ऑन सितंबर द कंपनी अप्रोचेज, उन्होंने कहा कि जून 38 का मेरा स्पॉट रेट है, सितंबर का आप क्या कीजिए, मेरा आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, जून का दिया हुआ, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना का हो गया। तो ये वाला उनका ऑप्शन क्या होगा, ये एक्सचेंज मार्जिन होगा, ये स्वैप कहा जाता है इसको। तो स्पॉट रेट ये 3 मंथ स्वैप में ये, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑन रेट तो ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ऑन सितंबर को उसने पहुंचा, और सितंबर को बोला कि सर मैं आपकी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं, आप मुझे यही कॉन्ट्रैक्ट नवंबर के लिए कर दीजिए। तो भाई एग्जिस्टिंग नवंबर का ये जो डेट निकाला गया ये है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछी गई है, द फॉरवर्ड रेट ऑन द कोटेड ऑन जून 38। तो जून 38 तो ये दिया हुआ है, तो जून 38 का स्पॉट रेट है वही तो है 78.05। तो आपका आंसर फर्स्ट का कितना हो जाएगा, 78.75। उस डेट को जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, जून 38 को जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था 78.75 और 78.80 पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था। यार बैंक गोइंग टू बाई, बैंक डॉलर को बाई करेगा, बीड रेट पे बाई करेगा, तो बीड रेट ये हो जाएगा 78.75। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, द एक्सचेंज रेट टू बी कोटेड बाय द बैंक ऑन द सितंबर दिस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक्सटेंशन कराया जून में, उन्होंने आया कहा कि भाई सितंबर में आया, आज सितंबर ने कहा कि नहीं जी मैं नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसलिए एक्सटेंड कर दीजिए सितंबर से नवंबर में। तो उन्होंने कौन सी रेट पे एक्सटेंड किया, एक्सचेंज रेट बाय कोटेड बाय बैंक ने कौन सी रेट कोट किया, तो वो बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे ऑन सितंबर एक्सटेंडेड फॉर नवंबर, ये वाली रेट है। तो बैंक तो बीट रेट बैंक बाई करेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर ये सारे कर रहा है, तो बीट रेट कौन सा होगा, लो रेट वाला होगा ये। तीसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो ड्यू टू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कराने में कितना पैसे का हेर फेर करना पड़ा। तो एक्सटेंशन कराने में उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब एक्सटेंशन कराने के लिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कैंसिल्ड, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो कस्टमर पे स्पॉट रेट, खरीदेगा और फिर बेचेगा, आस्क पर खरीदेगा तो इतना देना पड़ेगा, बीड पे बेचेगा तो बीड ये है तो इतना बेचेगा, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 0.6 मिलियन पे करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, द एक्सचेंज रेट एट व्हिच द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बी कैंसिल्ड ऑन नवंबर दिस। अब नवंबर में भी गया तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, तो कौन सी रेट से कैंसिल किया वो बताइए। तो भाई द फॉरवर्ड रेट भी कैंसिल एट दिस, जो स्पॉट रेट होगा वहां पे उस रेट पे कैंसिल करेगा वो। अब आपको कैंसिलेशन कराने के लिए किसको कितना पैसा देना पड़ा, तो नेट अमाउंट ऑफ कैश पेड बाय कस्टमर ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो उस डेट को भी बाई करेगा स्पॉट पे और सेल करेगा फॉरवर्ड रेट के बीट रेट पे, तो ये आपको उतना देना पड़ेगा। तो दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सब कुछ बताई गई है। प्लीज 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 एक क्वेश्चन को आप लोग करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है।
उन्होंने क्या दिया हुआ है, द हैज एन इन्वेस्टर वुड लाइक टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी अल्फा एंड गामा such that 70% of the investment is made in the security that has a better return per unit of risk, मैंने रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क जिसका हाई होगा उसमें 70% इन्वेस्ट करेगा रिस्क, एंड द रेस्ट ऑफ द अदर, तो बाकी 70% इसमें, तो बाकी 30%, क्योंकि इसका 100% होता है। रेस्ट ऑफ अदर सिक्योरिटी, शी हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अल्फा है, गामा है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, आराम से निकल जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑफ ए वेट ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी वेट ऑफ बी, and desired portfolio constructed by Harshita, expected return of the portfolio desired constructed by Harshita, ascertain the expected return of the portfolio set to minimum risk, तो coefficient of correlation इतना है, तो weight गामा का स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्क्वायर कोवेरिएंस ए और जी -2 कोवेरिएंस ए एंड जी हो जाएगा। अब आपको रिस्क जी का निकल जाएगा। मिनिमम वेरिएंस का मतलब मिनिमम रिस्क लाने के लिए मिनिमम वेट आपको के लिए बता रहा है। फाइंड द रिस्क फैक्टर ऑफ द पोर्टफोलियो, रिस्क फैक्टर कितना हो जाएगा, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला पूछा है, स्टैंडर्ड ए वेट ए का एक्स स्क्वायर, बी का एक्स स्क्वायर, 2 स्टैंडर्ड ए वेट ए, बी वेट बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी, इस तरह करके निकाला जा सकता है। तो ये चीजें यहां पे पूछी गई है। कोवेरिएंस इस केस में कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए और जी, एस्टिमेशन ए एस्टिमेशन जी, जो यहां पे दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ये वेट जी का निकल जाएगा। ये वाला वेट नहीं यूज करेंगे, ये मिनिमम वेरिएंस का मिनिमम वेट क्या होगा, ये वाला यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क इतना है, तो इसका हाई तो इसका है, तो 0.7, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर भी हो गया। असर्टेन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो मिनिमम रिस्क। अब आपको इस तरह वेट निकाल के फिर रिटर्न निकालना पड़ेगा, फिर रिस्क निकालना पड़ेगा, तो रिस्क का ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको सारी की सारी क्वेश्चन डिस्कस किया। प्लीज आप लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे, जिसको क्वेश्चन चाहिए उसको। ठीक है ना बेटा, ओके, थैंक यू क्लास। मेरी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज मेरी लाइव क्लास अटेंड कीजिए। 100% सिलेबस आपको कराऊंगा। जो सीए का क्वेश्चन होगा करने लायक वो भी कराऊंगा, और जो सीएमए का स्टडी मटेरियल होगा वो 100% मैंने यूट्यूब पे सोल्व करके रखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लीज आप लोग मेरी लाइव क्लास यूट्यूब का अटेंड कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।